गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद टुडेज़ क्लास। तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसीजेस, उनके सिम्टम्स और उसके कॉजेटिव एजेंट्स क्या है, और फिर हमने डिस्कस किया था कि उनके प्रिवेंटिव मेजर्स या फिर उनके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, राइट। और फिर आज से हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है डिसीजेस इन डिटेल। ठीक है, तो डिसीजेस इन डिटेल यानी कि कैसे कि ये डिसीज़ कौन सा है या फिर ये कब डिस्कवर हुआ था, और फिर जाके उसका ग्लोबल इफ़ेक्ट कितना ज़्यादा है, ठीक है, या फिर उसका पॉजिटिव एजेंट कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें जो है वो डिटेल में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो इसीलिए फिर से वी आर नॉट से स्टार्टिंग विथ द पेन पेपर काइंड ऑफ डिस्कशन, वी आर अगेन स्टार्टिंग विथ ए PDF डिस्कशन सेल्फ। ओके, क्योंकि ये थियोरी पार्ट है तो इसको थोड़ा सा हम कंप्लीट कर लेते हैं, एंड देन वाइल मूविंग टुवर्ड्स इम्यूनिटी वी कैन स्टार्ट विद दैट। बिफोर दैट फ्यू थिंग्स विच आई वांटेड टू डिस्कस विद यू ऑल, दैट इज़ अभी जस्ट आपको ग्रुप पे मैसेज आया हुआ है अबाउट द थ्योरी एग्जामिनेशन एंड थ्योरी पेपर। तो थ्योरी पेपर के लिए जनरली आपको जो फॉर्मेट है बायोलॉजी का वो रहेगा इनटू साइंस पेपर। तो साइंस का जो आपका पेपर है आपको डेट वगैरह टाइम वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया गया है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज़ फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, तो इसमें से बायोलॉजी के लिए आपको सिलेबस में आएगा चैप्टर सेल एंड चैप्टर टिश्यूज़। ठीक है, आई ऑल्सो वॉन्टेड टू पुट वन मोर चैप्टर दैट इज़ वाई डू वी फॉल इल, बट देन अगेन थ्योरी पेपर है, फर्स्ट पेपर है, इसीलिए मैंने सिर्फ 2 चैप्टर्स रखे हुए हैं। आई माइट टेक येट अनदर थ्योरी पेपर फॉर यू ऑल फॉर वाई डू वी फॉल इल वेरी सून। ठीक है, तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर करना है, बट बाद में करना है। तो सिलेबस में आपको ये 2 चैप्टर्स आएंगे, दैट इज़ सेल एंड टिश्यूज़। पेपर विल बी ऑफ 25 मार्क्स। ठीक है, बोर्ड एग्जाम पैटर्न के हिसाब से 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन एंड 5 मार्क क्वेश्चन विल बी देयर। ठीक है, तो इस हिसाब से पेपर को हम डिवाइड कर लेंगे। एक 5 मार्क क्वेश्चन आएगा, देयर विल बी से I will keep an option into it if you want. Also, there will be 3 mark question, 2 mark question and 1 mark question. Say 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन ऐसे रहेगा इसमें, और प्रोबेबिलिटी रहेगा कि एक आधी इसमें MCQ आए बिकॉज ऑफ चेंज्ड बोर्ड पैटर्न्स, क्योंकि चेंज्ड बोर्ड पैटर्न के हिसाब से MCQ क्वेश्चन आते हैं, ट्रू और फॉल्स आता है। ठीक है, 10 मार्क के लिए आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आते हैं, तो उस हिसाब से आपका क्वेश्चन पेपर सेट रहेगा। ओके, तो क्वेश्चन पेपर विल बी अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। आपको बोर्ड में वैसा पेपर नहीं आता है तो आप पर यहाँ पे आपको सेपरेटली दिया जाएगा। फिजिक्स का पेपर सेपरेट रहेगा, केमिस्ट्री का पेपर सेपरेट रहेगा और बायो का पेपर सेपरेट रहेगा। एक ही क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शंस रहेंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू टेक 3 डिफरेंट शीट्स। तीनों डिफरेंट शीट्स पे आप एक पे फिजिक्स सॉल्व करो, से उसका होगा सपोज क्वेश्चन 1 to से 13 14 जो भी है आप उसको सॉल्व कर लो, फिर आप केमिस्ट्री का सॉल्व करो और फिर आप बायोलॉजी का सॉल्व करो 3 सेपरेट शीट्स पे, और ये तीनों सेपरेटली आपको सबमिट करना है। फिजिक्स का अलग दे दो, केमिस्ट्री का अलग दे दो, बायोलॉजी का अलग दे दो, ताकि हम लोग उस हिसाब से उसको चेकिंग कर ले। जो लोग पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको ये फॉर्मेट पता है, तो आपको वही सेम फॉर्मेट फॉलो करना है जो आप पहले करते थे। ठीक है, तो दिस इंस्ट्रक्शन इज़ फॉर द न्यू स्टूडेंट्स जिन्होंने फर्स्ट टाइम अभी ये इस हिसाब से पेपर दोगे आप लोग। ओके, इसके अलावा आपको इंस्ट्रक्शन ये भी रहेगा कि जो डायग्राम्स है यू हैव टू ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम। मैंने आपको बताया है कि पेपर जैसे अगर सपोज ये पेपर है तो उसका 3/4 पार्ट जो है वो डायग्राम से कवर हो जाना चाहिए। नीचे में आपको उसका फिगर नेम लिखना है और यहाँ पे आपका आंसर स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, ये एक जनरल इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। इफ़ इट इज़ नॉट इन टू दिस फॉर्मेट आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। डायग्राम्स आ सकते हैं फुल मार्क क्वेश्चन में, डायग्राम्स आ सकते हैं 1 मार्क क्वेश्चन में, डायग्राम्स आ सकते हैं 2 मार्क्स क्वेश्चन। आपको इसमें पॉइंट वाइज आंसर्स लिखने हैं, बहुत ज़्यादा एलैबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कभी भी आपको ऐसा इनकरेज नहीं करूँगी कि आप पूरा से पेपर में भर के आंसर लिखा हुआ है 5 मार्क क्वेश्चन है तो 1.5-2 पेजेस का आंसर लिख दो, ऐसे वगैरह कुछ ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इवन इफ़ यू राइट टू द पॉइंट आंसर्स देन ऑल्सो आई एम ओके। ओके, सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको बोला है कि एक्सप्लेन प्रोकैरियोटिक सेल फॉर 5 मार्क्स, ठीक है, तो आप प्रोकैरियोटिक सेल को डायग्राम में ड्रॉ कर लो पहले। ठीक है, और फिर उसमें पॉइंट वाइज उसका एक्सप्लेनेशन दे दो। ठीक है, वॉट एवर पॉइंट्स यू राइट अकॉर्डिंग टू दैट एंड अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द पॉइंट रिलेटेड टू द चैप्टर मैं आपको उसके मार्क्स दे दूंगी। ठीक है, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि कितना लेंदी आंसर है, इट डज नॉट मैटर एट ऑल। ठीक है, सो दैट इज़ द बोर्ड पैटर्न एक्चुअली, सो यू हैव टू फॉलो दैट सेम थिंग।
ऑल्सो जैसे कि आपको पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में जैसे आंसर्स लिखने चाहिए, आपने एक ध्यान देना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कुछ लिख दिया है और उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पता है कि हाँ ठीक है, ये इसका हाईलाइटिंग पॉइंट का हाईलाइटिंग वर्ड है, तो फिर उसको अंडरलाइन करो, ठीक है। तो अंडरलाइन करने से वो वर्ड जल्दी दिख जाता है, वो चीज़ जल्दी समझ में आ जाती है और फिर उस पर से आपका नॉलेज समझ में आएगा। उस हिसाब से आपके मार्किंग भी बढ़ते जाएंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको उसकी आदत लगवानी है। डायग्राम्स की मैंने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ली हुई है, तो आई डोंट थिंक कि आपको इसमें कुछ इश्यूज़ होने चाहिए। वी हैव ऑलरेडी डन डायग्राम्स फॉर एवरीथिंग, राइट फ्रॉम टिश्यूज, सेल के ऑर्गेनल, सभी डायग्राम्स किए हुए हैं। तो आप एक बार उसका प्रैक्टिस फिर से कर लो। इफ़ यू वांट आई विल सेपरेटली कीप अ डायग्राम टेस्ट ओनली, सो यू कैन जस्ट टेल अबाउट दिस टू मी इन टू नेक्स्ट जूम क्लास। तो जो पेपर है अपना अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल, सो हियर यू कैन सी अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल, मंडे को आपका मैथ्स का पेपर है, ठीक है। तो मैथ्स का डाउट क्लास रहेगा ऑन सैटरडे एंड संडे। आपको ये स्वप्निल सर के साथ डिस्कस करना पड़ेगा। सो ऑन सैटरडे एंड संडे यू माइट गेट से डिस्कशन टाइम और डाउट क्लास फॉर मैथमेटिक्स। आपका साइंस का पेपर वेडनेसडे को है, सो यहाँ पे आपको साइंस का डीसी लगा हुआ है 5:30 to 7:30। इन दिस टाइम ऑल फैकल्टीज विल बी अवेलेबल फॉर डिस्कसिंग द डाउट्स ऑन व्हाट्सएप, or if probably necessary then we might even keep a Zoom class, but I don't think it is necessary. We have already done ample of say डिस्कशंस रिगार्डिंग सेल एंड टिश्यू, ठीक है। तो हमने सबसे बारीक से बारीक चीज़ भी डिस्कस की हुई है, सो आई डोंट थिंक यू विल नीड डीसी, और इवन इफ़ यू नीड देन ऑल्सो नो इशूज़। मैं तो हमेशा अवेलेबल हूँ, आपको जब भी लगे यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी, कॉल मी और जस्ट आस्क मी फॉर अ जूम क्लास। आई विल बी देयर ऑन ऑल ऑफ द 3 formats. So 5:30 to 7:30 we will be there for doubt class of science. Then for SST you will get on Thursday, okay, and you will get an extra grammar discussion for grammar paper and writing skill paper on सैटरडे, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मेट है, आपका ये टेस्ट स्केड्यूल है। आई होप कि इसमें आपको कुछ डाउट नहीं होगा। अगर आपको कुछ लगता है इसमें कुछ डाउट है देन यू कैन जस्ट कॉल और टेक्स्ट मी, ओके। चलो देन लेट्स स्टार्ट विद टुडेज चैप्टर, दैट इज डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसीजेस इन डिटेल, ओके। सो फर्स्ट डिसीज इज मलेरिया। तो मलेरिया जो है इट वाज प्रपोज्ड बाय मैकोलॉक, ये उसका नाम है डॉक्टर का, एंड लेवरिन। और इन्होंने ये जो फ्रेंच फिजिशियंस थे दोनों, इन्होंने सबसे पहला डिस्कवरी ऑफ मलेरियल पैरासाइट किया हुआ था, दैट इज़ प्लाज्मोडियम इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट, ओके। तो उन्होंने ये सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखा हुआ था। सो दे रिसीव्ड अ नोबेल प्राइज़ फॉर इट्स डिस्कवरी। और जो सर रोनाल्ड रॉस है, ये एक ब्रिटिश फिजिशियन थे। इन्होंने मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट जो है उसको कैरी करने वाला वेक्टर जो है वो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है, ये उन्होंने बताया हुआ था। तो उसके लिए भी उन्होंने उनको एक नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, ठीक है। तो मलेरियल पैरासाइट जो है उसका एक साइकिल होता है विच ऑकर्स इनटू आवर बॉडी। तो उसको आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे ये मलेरियल पैरासाइट हमारे बॉडी में वर्क करता है, ठीक है। सो आई विल एक्सप्लेन इट टू यू अ बिट, तो आपको समझ में आएगा कि मलेरियल पैरासाइट का इन्फेक्शन रूट कैसा है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो कैसे काम करता है, दैट आई विल एक्सप्लेन, ओके। सो व्हाट हैपन्स इज, फर्स्टली द मलेरियल पैरासाइट इज ऑलवेज प्रेजेंट इनसाइड द ब्लड ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट, ठीक है। तो क्या होता है फिर, ब्लड ऑफ पेशेंट के ब्लड में है, तो जब भी इसको एक मॉस्किटो बाइट हो जाता है, ठीक है, तो मॉस्किटो जो है वो अलॉन्ग विद द ब्लड सक्स इन द पैरासाइट, ठीक है। तो मॉस्किटो के अभी ये गया कहाँ पे, स्टमक से गया इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में ये जाने के बाद ये मलेरियल पैरासाइट क्या करता है, इट स्टार्ट्स टू ब्रीड देयर, ठीक है। तो उसका ब्रीडिंग फेज़ आता है जिसको हम जनरली स्पोरोजोइट मीरोजोइट फेज़ बोलते हैं। ये आपको इन डिटेल 12th क्लास में है। अगर आपको चाहिए तो मैं इसका एक आपको छोटा सा PDF दे दूँगी रिलेटेड टू दिस, इफ़ यू वांट टू रीड अबाउट इट, ठीक है। तो इंटेस्टाइन में इसका डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, और ये डिवाइडेड फेज़ वाले जो इसके छोटे छोटे पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स है, दे ट्रैवल फ्रॉम इंटेस्टाइन इनटू द सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ द मॉस्किटो, ठीक है। तो वहाँ से वो कहाँ जाएंगे, इनटू सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। एंड फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड्स व्हेनेवर द मॉस्किटो बाइट्स अ न्यू हेल्दी इंडिविजुअल, ठीक है,
तो नए हेल्दी इंडिविजुअल को जैसे ही ये मॉस्किटो बाइट करता है तो वहाँ पे इट ट्रांसफर्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इट ट्रांसफर्स दी say the infectious agent that is plasmodium from saliva of the mosquito into the blood of the patient. ठीक है, अभी आ गया है इसके ब्लड में. तो ये हो गया साइकिल इनसाइड द मॉस्किटो. ठीक है, इनसाइड द मॉस्किटो कैसे होता है. ओके, अभी हो गया मॉस्किटो तो गया. अभी पैरासाइट कहाँ गया वापस से हेल्दी इंडिविजुअल के बॉडी में. तो हेल्दी इंडिविजुअल के बॉडी में जैसे ही इट एंटर्स इनटू द ब्लड, ठीक है, इट स्टार्ट्स अटैकिंग द इरिथ्रोसाइट्स. ठीक है, तो इरिथ्रोसाइट्स में क्या होता है, इरिथ्रोसाइट यानी अपनी आरबीसी, रेड ब्लड सेल. आरबीसी के अंदर इसका नंबर ग्रो होना शुरू हो जाता है. ठीक है, एंड आफ्टर सर्टन लिमिट जैसे ही इसका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इट ब्रेक्स द आरबीसी और रप्चर्स द आरबीसी. ठीक है, एंड इट कम्स आउट. ठीक है, और आरबीसी जो है उसका नंबर फिर ड्रॉप होना शुरू हो जाता है और पैरासाइट्स का नंबर बढ़ना शुरू हो जाता है. अब ये जैसे ही बाहर निकलते हैं वहाँ से ये क्या करते हैं, दे गो एंड इन्फेक्ट दी अदर सेल्स. ठीक है, तो बहुत सारे आरबीसीज में इसका इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है एंड द नंबर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. ठीक है, एंड ये जो स्टेज है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन्फेक्शन जब भी होता है तो बॉडी का एक फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी में एंटर हो, बॉडी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, दैट इज विच वी कॉल इट एज फीवर. ठीक है, तो फीवर क्यों जनरेट होता है जनरली, ये एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है कि बॉडी को पता है कि अपना नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी एंटर होता है इट एडजस्ट टू दिस काइंड ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन दैट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड. नाउ व्हाट आवर बॉडी डज इज, बॉडी को पता है कि अगर मैं 37 से इसको सपोज 38 को शिफ्ट कर दूँ, ठीक है, तो ये 1 डिग्री हमारे लिए बहुत डिफरेंट नहीं है. हमारे लिए वो गर्म लगेगा, फील होगा, फीवर लगेगा, बॉडी एक होना थोड़ा सा स्टार्ट हो जाएगा. बट फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इमेजिन वो कितना सा छोटा सा जान है. ठीक है, तो उतने छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या होता है, ये 1 डिग्री भी बहुत ज़्यादा फील होता है. यू कैन जस्ट इमेजिन योर सेल्फ कि अभी टेम्परेचर कंडीशन इज से 38 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड है ना. गर्मी में ये बढ़ के 41 हो जाए या फिर इवन इफ़ इट गोज़ टू 42 तो भी कितना गर्म लगने लगता है ना. तो अगर ये सडन शिफ्ट इतना सा भी हो तो भी अगर हमें फील होता है, तो यहाँ से यहाँ शिफ्ट होना माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए एक शॉक सिंड्रोम से कम नहीं है. ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मोस्ट ऑफ देम दे गिव अप एंड डाई. ठीक है, तो इसीलिए ये फीवर जनरेशन बॉडी का फर्स्ट रिस्पॉन्स है कि कोई भी फॉरेन मटेरियल इनसाइड आया, उसकी वजह से हमारे लिए थ्रेट है, तो वो उसको मारने की कोशिश करेगा. ठीक है, तो ब्लड से गया आरबीसी में. ठीक है, आरबीसी में से तोड़ के बाहर निकला. ठीक है, और फिर आरबीसी रप्चर करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाहर निकले. जैसे ही ये बाहर निकलते हैं बॉडी इनको चेक करती है कि ये तो कुछ फॉरेन मटेरियल है. ठीक है, और तभी आ जाता है फीवर. ओके, और ये लोग क्या करते हैं, जैसे ही बाहर आए दे स्टार्ट सर्चिंग न्यू आरबीसीज एंड गो एंड इन्फेक्ट दोज आरबीसीज. जैसे ही ये लोग अंदर घुस गए, बॉडी विल चेक एंड से कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो है नहीं, तो फीवर विल गो डाउन. ठीक है, तो ये कंटिन्यूस एक साइकिल होता है. आपने मोस्टली मलेरिया का ये सिम्टम सुना होगा, राइज एंड फॉल इनटू टेम्परेचर या फिर फीवर. ठीक है, तो ये क्यों है, बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न कि उसमें क्या हो रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे ही एक्सपोज होता है बॉडी का फीवर कंडीशन स्टार्ट हो जाता है. जैसे ही रिड्यूस हो जाता है वैसे ही उसका से रेट जो है फीवर का वो कम हो जाता है. ठीक है, फिर क्या करते हैं ये लोग, जैसे जैसे आरबीसी में इसका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फ्रॉम देयर दे गो इनटू अ नेक्स्ट साइकिल जहाँ पे वो लीवर के सेल्स में जाके इन्फेक्शन करते हैं. ठीक है, हिपैटोसाइट्स जिनको हम बोलते हैं, तो लीवर के सेल्स में जाके इन्फेक्शन करके वहाँ पे उसका नंबर बढ़ना शुरू हो जाता है. ठीक है, सो दे इंक्रीज इन लार्ज नंबर. ओके, एंड देन अगेन दे कम इनटू ब्लड. ओके, तो ये एक साइकिल चलते जाता है इसका, जिसमें वो पूरी तरह से बॉडी के ऊपर कैप्चर करना शुरू कर देता है. और फिर जाके इसकी वजह से ये राइज एंड फॉल इन टेम्परेचर, फिर जाके कुछ दिनों बाद आरबीसीज का काउंट कम हो जाना, या फिर जाके लीवर के अंदर डैमेजेस हो जाना. ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो मलेरिया के अंदर कॉमनली हमें दिखाई देती है बिकॉज ऑफ दिस सिंगल कंडीशन दैट इज़ मलेरिया.
अब ये जो प्लाज्मोडियम है इसके 4 टाइप्स है। इसमें से मोस्ट कॉमनली जो अपनी यहाँ पे मिलता है वो है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। ये सबसे माइल्डेस्ट मलेरिया कॉज करता है जनरली। और एक दूसरा मलेरिया कॉजिंग एक एजेंट है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम। ये सबसे भयानक वाला है जिसको हम नॉर्मली ब्रेन मलेरिया बोलते हैं, या फिर जाके जिस मलेरिया में डेथ होती है दैट माइट बी बिकॉज ऑफ प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम। एंड द नॉर्मल मलेरिया विच इज़ कॉज्ड एंड जिसमें से हम क्योर हो जाते हैं तो दैट इज़ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। ठीक है, तो और भी है, प्लाज्मोडियम ओवेल है, ठीक है, या फिर प्लाज्मोडियम मलेरी है। ये सारे ऑर्गेनिजम्स है, 4 टाइप ऑफ से प्रोटोजोअन्स या फिर प्लाज्मोडियम्स विच कॉजेस मलेरिया इनटू ह्यूमंस। ठीक है, तो ये कॉजेटिव एजेंट हो गया, उसका वेक्टर हो गया फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्विनोन्स यूज़ करते हैं जनरली। दीज आर केमिकल्स, नॉट एग्जैक्टली एंटीबायोटिक्स, दीज आर डिराइव्ड केमिकली। और जिसका एक डेरिवेटिव हम लोग अभी सुन रहे हैं HCQ, दैट इज़ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। और ये जो वैसा ही ये मेडिसिन है जो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ता है। मलेरिया इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट डिसीजेस इन इंडिया। ठीक है, बिकॉज ऑफ अनक्लीन कंडीशंस एंड अनक्लीन वाटर एंड हाइजीन, तो उसकी वजह से सबसे ज़्यादा मलेरिया की कॉजेज़ इंडिया में केसेस दिखाई देती है। ठीक है, देन ये सीज़न है स्पेशली बारिश, दैट इज़ रीज़न वाई मलेरिया एंड डेंगी आर ऑन हाई। ओके, क्योंकि ये सीज़न में मॉस्किटो ब्रीडिंग सबसे ज़्यादा होता है, फ्रेश वाटर यहाँ जमा होता है, उसमें ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर मॉस्किटोज़ हो जाते हैं और फिर जाके इसका स्प्रेड होता है। ओके, सो कीप योरसेल्फ सेफ। जनरली इसके मॉस्किटोज़ को आइडेंटिफाई करना काफ़ी ईजी होता है। यू कैन सी स्पॉट्स ऑन देयर लिम्स एंड लेग्स, और फिर इनसे दूर रहो। दिन के टाइम में स्पेसिफिकली ये काटते हैं या फिर शाम के टाइम में ये काटते हैं। दे कैन नॉट फ्लाई वेरी हाई, सो दे जनरली बाइट ऑन दी लोअर लिम्स ऑफ आवर बॉडी। तो ट्राई एंड कीप योर सेल्फ फुल्ली कवर्ड ड्यूरिंग दीज सीजन्स, ताकि ये मॉस्किटोज़ जो है अपने को काटे नहीं। डेंगी इज़ क्वाइट हाई इन चंद्रपुर, सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, प्लीज़ कीप योर सेल्फ सेफ। ओके, देन नेक्स्ट डिसीज इज़ अगेन दिस वन, दैट इज़ पेप्टिक अल्सर्स। तो पेप्टिक अल्सर्स जो है इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला हुआ था इन 2005। तो ये मिला था टू अमेरिकन साइंटिस्ट, दैट इज़ मार्शल एंड वॉरेन। तो इन दोनों ने इसका डिस्कवरी किया हुआ था। सो इन्फ्लेमेशन इन स्टमक, दैट इज़ गैस्ट्राइटिस। ओके, गैस्ट्राइटिस यानी कि क्या होता है, स्टमक के वॉल में इन्फ्लेमेशन या फिर इचिंग या फिर बर्निंग। ओके, एज वेल एज अल्सरेशन। मैंने आपको लास्ट टाइम अल्सरेशन बताया हुआ था, है ना, कि कोई भी स्टमक के या फिर इंटेस्टाइन के वॉल को, ड्यूडेनम इज पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है, जब भी लीजन होता है या फिर जख्म होता है तो उसको बोलते हैं अल्सर। सो पेप्टिक अल्सर डिसीज इज रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द स्टमक कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। इसके ऊपर आपको एनटीएससी में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सो दैट इज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। बाय यूजिंग टेक्निक्स जनरली अवेलेबल सच एज फाइबर एंडोस्कोपी और से सिल्वर स्टेनिंग ऑफ हिस्टोलॉजिकल सेक्शंस एंड कल्चर टेक्निक्स, जिसमें हम जनरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैप्चर करके उनको ग्रो करके देखते हैं। दे आर मेड irrefutable cases of bacterium, that is Helicobacter pylori, is causing this chronic disease। और फिर जाके हमें पता चला कि ये पेप्टिक अल्सर्स पैदा करता है या फिर उसके वजह से होता है। सो बाय कल्चरिंग द बैक्टीरिया हमने इसको जनरली इसका साइंटिफिक स्टडी किया, और फिर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है ये स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया है। स्पाइरोचिट्स के टाइम में आपने इसका नाम सुना हुआ है। ठीक है, और इसमें स्टेनिंग टेक्निक्स के थ्रू इसका आइडेंटिफिकेशन होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ये। ठीक है, आपको ग्राम स्टेनिंग अभी पता है, अगर याद नहीं होगा यू हैव टू विजिट अगेन सेल चैप्टर। ठीक है, और 50% ऑफ ह्यूमंस जनरली हैव दिस इनटू देयर स्टमक। ठीक है, तो सबको चांसेस होते हैं। जनरली पीपल हु ईट अ लॉट ऑफ स्पाइसी एंड ऑयली फूड, उनमें इसके चांसेस बढ़ जाते हैं इन्फेक्शन के। ओके, सो दिस इज़ अबाउट हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। सो यहाँ पे भी दिखाया हुआ है कि दिस इज़ द एंड्रम यानी इनसाइड ऑफ द स्टमक, एंड डिओडेनम दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टार्ट पार्ट। दिस इज पाइलोरस, पाइलोरस इज द जॉइंट वेयर इट इज़ प्रेजेंट। सो बैक्टीरिया जनरली रिसाइड्स हियर। तो एक तो यहाँ के वॉल में वो इन्फेक्शन करेगा या फिर यहाँ के वॉल में वो इन्फेक्शन कर सकता है। तो जनरली वॉल में इन्फेक्शन की वजह से जो लीजन होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, अल्सर्स। देन
नेक्स्ट डिसीज इज कैंसर. कैंसर का लिटरल मीनिंग होता है क्रैब, क्योंकि इसको ऐसा नाम दिया गया बिकॉज क्रैब्स आर थॉट टू बी इमॉर्टल वंस बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. तो कैंसरस सेल्स आर इमॉर्टल, तो उस हिसाब से उसको नाम दिया गया है, दैट इज़ कैंसर. कर्क रोग बोलते हैं इसको, कर्क इज़ कैंसर. ठीक है, आपने देखा होगा कर्क राशि में भी कैंसर का जो ये है ज़ोडिएक साइन, उसमें भी क्रैब का इमेज होता है. ठीक है, तो यहाँ तो स्कॉर्पियन दिया हुआ है बट इट इज़ क्रैब. ओके, सो इट इज़ नॉट स्कॉर्पियन. सो देन उसके ऊपर से ये नाम है. सो इसका मीनिंग है कैंसर का, द सेल्स विच आर अनकंट्रोल्ड, अबनॉर्मल एंड एक्सेसिव माइटोटिक डिविजन्स जो करते हैं सेल, दैट गिव राइज टू द टर्म दैट इज कॉल्ड एज कैंसर. सो ऑन्कोलॉजी, ऑन्को यानी कैंसर, लॉजी स्टडी, सो स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड एज ऑन्कोलॉजी. कैंसरस सेल कौन सा सेल होता है? सो द सेल विच इज अंडरगोइंग abnormal undifferentiated cell division is called as the cancerous cell. We have talked about this during cell cycle also, if you remember. So cancer is a non-infectious disease. वापस से ये from one person suffering person to normal persons कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होगा, वो पर्सन स्पेसिफिक है. ठीक है, एंड कैंसर सेल्स स्प्रेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर थ्रू ब्लड, लिम्फ एक्सेट्रा. तो ये एक उसका सबसे बड़ा वी कैन से ड्रॉबैक है ऑफ हैविंग कैंसर, कि वो एक जगह पे नहीं रहता है, जनरली ये फैलता है, जिसकी वजह से जनरली पर्सन गोज इनटू स्ट्रेस एंड डेथ कंडीशंस. ओके, सो दैट इज़ अबाउट कैंसर. सो इसमें हम कुछ टर्म्स पढ़ते हैं आज के लिए एंड देन वी विल स्टॉप. सो फर्स्ट इज ट्यूमर. ट्यूमर का मतलब क्या है? ट्यूमर, और इसको हम न्यूप्लाज्म भी बोलते हैं. सो एबनॉर्मल टिश्यू दैट ग्रोज कंटिन्यूसली टू फॉर्म अ ट्यूमर. ट्यूमर को हम जनरली बोल सकते हैं कि सेल जब भी ग्रो होके एक मास बना देता है. ठीक है, एंड इट फॉर्म्स अ बॉल लाइक मास, और समटाइम्स नॉट इवन बॉल लाइक, इट कैन बी इवन इरेगुलर. तो कंटिन्यूस सेल डिवीजन की वजह से एक जो ये बड़ा सा मास ऑफ सेल बन रहा है, इसको हम ट्यूमर बोलते हैं. ठीक है, सो ट्यूमर्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड एज द बेनाइन ट्यूमर एंड वन इज कॉल्ड एज मैलिग्नेंट ट्यूमर. बेनाइन ट्यूमर जो है उसमें जैसे मैंने अभी ड्रॉ किया हुआ था कि सेल्स अनकंट्रोल ग्रो हो रहे हैं, बट देन द प्लस पॉइंट ऑफ दिस इज कि ये जो अनकंट्रोल्ड सेल्स है जनरली दे आर एनक्लोज्ड इनसाइड ए सैक लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, तो एक ही जगह पे एक सैक के अंदर अगर ये सेल डिवीजन करके ग्रो हो रहा है, देन इट कैन बी कंट्रोल्ड. हम इसको सिर्फ यहाँ से पूरा का पूरा ये सैक निकाल ले केयरफुली अगेन, और इसके आजू बाजू का थोड़ा सा, टू बी वेरी प्रिसाइज एंड केयरफुल, तो आजू बाजू का थोड़ा एरिया निकाल दे तो शायद तक हम इसको कम्प्लीटली बॉडी से निकाल सकते हैं. ठीक है, अगर निकालते वक्त रप्चर हुआ देन अगेन इट विल बी डेथली बिकॉज इट विल टर्न इनटू मैलिग्नेंट. तो मैलिग्नेंट क्या होता है? मैलिग्नेंट में जनरली ये सेल डिवीजन जो होता है उसकी वजह से जो ट्यूमर प्रोड्यूस होता है, इट इज़ नॉट एनक्लोज्ड इनसाइड अ बैग लाइक स्ट्रक्चर. तो उसकी वजह से इट इज़ इरेगुलर, इट इज़ शेपलेस, इट इज़ नॉट कंट्रोल्ड. ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ होगा, एंड इसके लूज सेल्स कहीं पे भी स्प्रेड हो सकते हैं. ठीक है, तो एक सेल से अनकंट्रोल डिवीजन होके अगर ये बन सकता है, तो ये जो लूज सेल कहीं पे भी जो ट्रैवल कर रहे हैं, वो जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ नया ट्यूमर बनाएंगे. सो हेंस बेनाइन ट्यूमर को हम आइसोलेट करके निकाल सकते हैं वेरी इजीली, नॉट से वेरी इजीली, बट देन कंपेयर्ड टू मैलिग्नेंट ट्यूमर हम बोलेंगे वो ईजी है. ठीक है, तो इसको कंट्रोल करना, निकालना ईजी हो जाता है. मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, डिफ़िकल्ट टू रिमूव, डिफ़िकल्ट टू ऑपरेट. ठीक है, देन वी विल टॉक अबाउट कॉजेस. तो कॉजेस किस वजह से हो सकते हैं? कॉजेटिव एजेंट है इसमें कार्सिनोजेंस. ठीक है, सो व्हाट आर कार्सिनोजेंस? सो कार्सिनोजेंस आर फैक्टर्स दैट इंड्यूस कैंसर इनटू आवर बॉडी आर कॉल्ड एज कार्सिनोजेंस. तो रीजंस क्या हो सकते हैं? could be pollutants into the air, the chemicals which we inhale, the chemicals which we drink, the chemicals which we eat into our food, pesticides,
या फिर जाके इंसेक्टिसाइड्स, या फिर जाके जो पोल्यूटेंट्स है, या फिर जाके जो एरोजोल्स है, या फिर जाके सब चीज़ें जो अननेचुरल केमिकल, द वंस विच आर नॉट प्रेजेंट इन टू एन हेल्दी इकोसिस्टम, ये सब चीज़ें कार्सिनोजेनिक हो सकती है. Second is radiations, different kinds of radiations which we are exposed to, say like for example sun के through आने वाला UV radiation, because now we have lost most of our ozone layer, तो उसकी वजह से जो हमारे ऊपर बम्बार्डमेंट ऑफ यूवी हो रहा है, तो उसकी वजह से होने वाले रेडिएशंस की वजह से होने वाला कैंसर, या फिर जाके टबेको यूसेज, टबेको इज़ अ केमिकल, निकोटीन या फिर जाके जो सारे उसके अंदर के कार्सिनोजेंस है वो हमारे सेल्स के ऊपर डिपॉजिट हो के उनको कैंसरस बना देती है. या फिर जाके बायोलॉजिकल एजेंट्स हो सकते हैं कुछ भी, या फिर इवन कुड भी मैकेनिकल एजेंट्स. कोई भी रीज़न की वजह से इफ़ द G0 phase of the cell is disturbed, then the cell will directly go into an uncontrolled cell division phase. It will go from G1 as G2 mitosis, G1 as G2 mitosis. ठीक है, तो ये अगर होते रहा तो फिर वो कैंसर हो जाएगा. अगर उसमें G0 आया, उसने फंक्शन अटेन किया, इट स्किप्स द सेल डिवीजन फॉर दैट इंस्टेंस, देन ऑब्वियसली इट विल नॉट लीड टू कैंसर. सो एनी रीज़न कुड बी mutations could be triggered because of chemicals, could be triggered because of radiation, because of any reason. If the gene of the G0 phase is disturbed, then it will lead to cancer. Okay. Then symptoms क्या है? So initially we can see a lump or a swelling or sore development which is followed by unexplained loss of weight, difficulty in swallowing or persistent coughing. तो ये सारे reasons हो सकते हैं उसके. So generally ये depend करता है कि location of cancer के हिसाब से ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती है, not necessary सब में ये ऐसा ही दिखे. Then there are types of cancer depending on the organs they are affecting. जैसे फॉर एग्जाम्पल देर आर मेजरली 3 टाइप्स ऑफ कैंसर्स. एक होता है कार्सिनोमा, एक होता है सार्कोमा और एक होता है ल्यूकेमिया. ठीक है, तो कार्सिनोमा क्या है? कार्सिनोमा इज़ जो ग्लैंड्स, लंग्स, ब्रेस्ट, पैंक्रियास, स्टमक, इनको सबको जो अफेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं कार्सिनोमा. सार्कोमा जो कनेक्टिव टिश्यूज़ को अफेक्ट करता है, बोन का हो गया ऑस्टियोसार्कोमा, या फिर जाके मसल्स का हो गया, टिश्यूज़ का हो गया, दैट इज़ सार्कोमा. एंड ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया इज़ वाइट ब्लड सेल्स का कंट्रोल्ड ग्रोथ जब होता है, देन इट इज़ कॉल्ड एज ल्यूकेमिया. तो ब्लड कैंसर जिसको हम बोलते हैं दैट इज़ ल्यूकेमिया. ठीक है, देन देर इज़ येट अनदर टर्म विच इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन कैंसर. वी विल जस्ट स्टडी दैट एंड वी विल स्टॉप. HIV वी विल स्टडी नेक्स्ट टाइम. सो दैट इज़ metastasis. What is meaning of metastasis? So metastasis is the stage of cancer in which it becomes malignant and spreads to different organs is called as metastasis. जैसे हमने benign की बात की कि वो एक ही जगह पे confined area में confined bag like structure में बंद है. अगर suppose इसको हमने ignore किया, okay, और गलती से if this bag after uncontrolled growth breaks, ठीक है, and it leads to the passage of the cells from inside outside. ठीक है, वापस से ये मैलिग्नेंट वाले फेज के जैसा हो गया. ठीक है, अब इनको चांस है कि ये लोग कहीं पे भी बॉडी में स्प्रेड हो, और कहीं पे भी स्प्रेड हो के ये लोग क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स इनटू दोज ऑल एरियाज. सो इस कंडीशन में क्या होगा, a stage will come into that person's life where the cancer will start developing into any part of the body. We cannot say कि यहीं होगा या फिर वही होगा. It can be anywhere into the body. Okay, so that is because ये अपनी ही cells है, इनको कहीं पे भी जाने का allowance है, right? तो उसकी वजह से we can see this, that is condition that is called as metastasis, यानी spread of cancer simply. Okay, diagnosis के लिए हम क्या कर सकते हैं, we can do endoscopy. Endoscopy is a simple technique in which we put a fiber camera into our body and then we scan the entire body. तो उसमें पता चल सकता है कि ट्यूमर्स कहाँ कहाँ है. और वी कैन डू इस बायोप्सी, यानी कि ट्यूमर के टिश्यू को निकाल के थोड़ा सा उसको टेस्ट किया जाता है फॉर जेनेटिक म्यूटेशंस और से फॉर अनकंट्रोल ग्रोथ, G0 फेज डिलीशंस. इनको चेक करके वी कैन फाइंड आउट इफ द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर और नो. Tumors can be natural and normal also. Okay, there could be fat tumors, there could be many different kinds of tumors which are non-cancerous also. But
ये टेस्ट की वजह से हमें पता चल सकता है कि वो कैंसर है कि नहीं है. ओके. क्योर के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? वी कैन यूज़ रेडिएशन थेरेपी, वी कैन यूज़ केमोथेरेपीज, वी कैन यूज़ सर्जरीज. बेनाइन ट्यूमर्स में मेजरली हम सर्जरीज यूज़ करते हैं, फॉलोड विथ केमोथेरेपीज जिसमें हम केमिकल्स विच आर लेडन विथ मेडिसिन एंड फ्यू नैनो से टेक्नोलॉजी मेडिसिन जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जो भी सारे सेल्स है विच कुड इवन टर्न कैंसरस, हम उनको मार सकते हैं. एंड देन देर आर रेडिएशन थेरेपीज थ्रू विच ऑल्सो वी कैन किल द कैंसरस सेल्स. ठीक है, तो ये सारे टेक्निक्स यूज़ करके वी कैन क्योर कैंसर्स टू सम एक्सटेंट, डिपेंडिंग अपॉन कि मेटास्टेसिस की कौन सी स्टेज शुरू है उनके बॉडी में. वी कैन सेव द पर्सन कैन बी क्योर्ड कम्प्लीटली और पार्शली, और इफ़ इट इज़ बियॉन्ड कंट्रोल. ओके, तो ये सब चीज़ों के हिसाब से वी कैन डिवाइड द कैंसर इनटू डिफरेंट फेजेस. आई थिंक आई विल टेक अ जूम क्लास नेक्स्ट टाइम, ताकि आपको अगर इसके रिलेटेड कुछ डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो. इफ़ यू वांट अ जूम क्लास देन यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी अबाउट इट प्लीज़, बिकॉज अदरवाइज हाउ विल आई नो इफ़ यू वांट अ जूम क्लास और नो. Okay, so you can just text me, take a Zoom class ma'am on Wednesday. So I'll see you on next class. Till then अच्छे से प्रिपेयर करो एग्ज़ाम के लिए, उसके रिलेटेड भी जो भी डाउट होंगे तो आप पूछ सकते हो. ओके, बाय, टेक केयर.